हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 23 के बीए बीजी 171 के क्वेश्चन पेपर। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर की वीडियो ला रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आम्बेडकर व्यू एंड रिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। और मैंने प्रीवियस ईयर की 2 वीडियो में बहुत ज़्यादा बता दिया है आपको कास्ट सिस्टम के बारे में कि कैसे 4 बर्न होंगे, कैसे अनटचेबिलिटी के साथ गलत होता था, ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी, होप आप दोनों वीडियो देख रखे हैं ताकि आपको ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। अगर नहीं देख रखा है तो मैं दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी और वहाँ पे आप देख लेना। फर्स्ट आता है सोशल रिफॉर्म वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो फर्स्ट अंबेडकर जी ने कास्ट को क्या बोला था कि ये हिंदू सोसाइटी पे ना एक सोशल इविल है, मतलब ये क्रिएट करती है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन सारे सोसाइटी पे। और वो ये बोलते थे कि इंडिया को ना इंडिपेंडेंस पाने के लिए जितना जितना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, ये कास्ट सिस्टम हटाने के लिए ना उससे ज़्यादा इंडिया पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बोलते थे अंबेडकर जी। वो ये सोचते थे कि सोशल रिफॉर्म्स ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे, मतलब पॉलिटिकली आपको क्या चेंज करना है उससे ज़्यादा आपको सोशली चेंज करना पड़ेगा। कैसे हिंदू सोसाइटी को एक मिथ बोला था उन्होंने, मतलब हिंदू सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि ये ना हिंदू सोसाइटी एक कलेक्शन ऑफ कास्ट है जो कि अनसेटिस्फाई करती है सोसाइटी को, उन्होंने ये बोला था। और उनका प्रॉब्लम कास्ट पे ये था कि ये ना एक रिजिड ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप है ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप वाले ग्रुप हैं जहाँ पे ना फ्रीडम मिलता है ना ऑक्यूपेशन मिलता है, मतलब आपके खुद के पास ना आपका खुद का ऑक्यूपेशन नहीं होगा, आप चुन ही नहीं सकते। अगर आप शूद्र पे पैदा हुए तो आप कभी भी जाके लड़ नहीं सकते, आप कभी भी जाके आपको अगर कुछ भी काम आता है वो आप नहीं कर सकते। दलित लोगों को तो काम करने के लिए ही नहीं होता था, ऐसे कि आपका खुद का एबिलिटी को लेके आप ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। ये भी बोला था कि कास्ट पे ये भी प्रॉब्लम है कि मतलब आपका जन्म थोड़ी आपकी मर्जी से होता था, नहीं हो सकता। तो वो ये बोलते थे कि बर्थ के हिसाब से किसी को ना किसी काम से रुकना नहीं चाहिए। कोई सोशली मोबिलिटी नहीं है सोसाइटी पे, कास्ट ना लॉयल्टी नहीं है किसी भी वर्ण को लेके। मतलब अगर ब्राह्मण हो गया तो वो ना उसके नीचे वाले वर्ग को ऐसे ही नीचा ही देखेगा, फिर क्षत्रिय हो गया तो उनको नीचा देखेगा, और क्षत्रिय लोग ये बोलेंगे नहीं ब्राह्मण लोगों के पास क्यों इतना पावर है, वो लोग क्यों सब कुछ प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं। ये बोलते थे कि कास्ट ही लॉयल नहीं है, कास्ट पे ही पब्लिक स्पिरिट का लैक है, उन्होंने ये बोला था। और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, उन्होंने ये बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज, अगर ब्राह्मण का अगर एक लड़का लड़की जो भी हो गया वो अगर दलित कास्ट के लोग या शूद्र कास्ट के लोग के साथ मैरिज करेंगे तो क्या होगा कि सोशली स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स वगैरह चल रहा है, सोशली आइसोलेशन वगैरह झेल रहे हैं दलित लोग, वो ना कम हो जाएगा। मतलब अगर आपके पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ते चले तो वो सोचेंगे कि नहीं हमारे दादा हमारे परदादा दलित थे, हमारे दादी हमारे जो भी ब्राह्मण थे, तो वो सोचेंगे दलित कास्ट लोग है ना ब्राह्मण कास्ट लोग है, तो उनके बीच में एक यूनिटी होगा, एक ब्रदरहुड होगा। तो वो ये चाहते थे, और वो ये भी चाहते थे कि उसका सोल्यूशन ये हो कि जो हिंदू सोसाइटी के जो बुक वगैरह होते हैं, जो स्क्रिप्चर वगैरह हैं, उसको जला देना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने मनुस्मृति को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि उसमें ही लिखा गया था 4 डिफरेंट वर्ण वगैरह पे, फिर दलित कास्ट के वगैरह पे, फिर उससे नीचे नीचे भी कास्ट वगैरह उनके बारे में, फिर ऋग्वेद वगैरह पे लिखा गया था सोशली इंजस्टिस के बारे में, ब्राह्मण लोग जैसे माउथ से हो गए तो शूद्र लोग फीट से बॉडी के पार्ट ऐसे वगैरह था। तो वो चाहते थे कि वो स्क्रिप्चर वगैरह को वो बर्न कर दे। तो ये सब कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब कुछ लिखा गया है और अम्बेडकर जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ। फिर आता है सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट वगैरह जो भी थे उनको भी उन्होंने क्रिटिक किया था। मतलब सोशलिस्ट लोग सिर्फ फोकस कर रहे थे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, लोग ना सोसाइटी पे क्या चल रहा है, सोसाइटी पे क्या क्या प्रॉब्लम है वो नहीं देखते थे। मतलब अम्बेडकर जी ने बोला है कि वो कास्ट सिस्टम को इग्नोर करते थे, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सके उसके बारे में सोचते थे, कैसे कास्ट के क्या इशू चल रहे हैं उसके बारे में वो लोग नहीं देखते थे। तो उन्होंने इसीलिए सोशलिस्ट वगैरह लोगों को भी क्रिटिक किया था। और तो मैंने ये सब कुछ बता दिया है आपको, कैसे लेबर डिवीज़न वगैरह, मतलब उनके पास एबिलिटी जिसके पास जो होता था वो वही काम नहीं कर सकता था। फिर हिंदू सोसाइटी में मतलब मनुस्मृति के बारे में ये सब कुछ मैंने बता दिया है, आप हो सके तो और थोड़ा-थोड़ा देख लीजिएगा। हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन 2, एग्जामाइन द व्यूज़ ऑफ अम्बेडकर ऑन आइडियल सोसाइटी। तो आइडियल सोसाइटी को लेके अम्बेडकर जी ने क्या-क्या बोला है। मतलब उनका विज़न ये था कि आइडियल सोसाइटी को लेके कि हम कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब कुछ ना हम कैसे मतलब लोगों को दे सके, इंडिविजुअल ग्रोथ किया जा सके, उन लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी दिया जा सके, उनके बारे में उन्होंने बोला था। तो फर्स्ट लिबर्टी के बारे में देखते हैं। लिबर्टी पे उन्होंने क्या बोला था कि सिविल लिबर्टी होना चाहिए लोगों के पास, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन, वो उनको जहाँ पे मर्जी वहाँ पे जा सके, उनको खुद के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ताकि वो कुछ भी गवर्नमेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ना,
तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करेगा तो वो उनको बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन मतलब वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। पॉलिटिकली लिबर्टी होना चाहिए उन लोगों के पास, मतलब अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो लोग लड़ सकते हैं। ऐसा था, सारे लोगों को कैसे राइट टू पार्टिसिपेट कर सके लॉ वगैरह पे, कैसे हमारी गवर्नमेंट मेकिंग पे सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग वोट दे सके, उनके पास इसका लिबर्टी हो, ये सारे अम्बेडकर जी ने बताया था। फिर आएगा इक्वालिटी। उसमें उन्होंने क्या बिलीव किया था कि लोगों के पास ना मोरल इक्वालिटी हो, ताकि वो खुद के वैल्यू को, खुद के डिग्निटी को वो लोग पहचान सके। एक ह्यूमन बींग होते हुए उनके पास क्या डिग्निटी है, क्या वैल्यू है। जैसे डिप्रेस्ड क्लास के लोग वगैरह हो गए, दलित वगैरह हो गए, खुद को पहचाने के नहीं हम ह्यूमन हैं, हमारे पास ये एबिलिटी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ऑपरेट किया जाएगा और हम चुपचाप रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। इक्वालिटी पे उन्होंने ये भी बोला था कि सारे इंडिविजुअल को ना इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको उनका रेस्पेक्ट दिया जाए, उनको उनका डिग्निटी दिया जाए। फिर आएगा फर्टिनिटी। फर्टिनिटी मतलब ब्रदरहुड। लोग के बीच में कैसे एक ब्रदरहुड होगा, लोग कैसे, अगर कोई इंसान दूसरे रिलीजन का हो, दूसरे कास्ट का हो, दूसरे जेंडर का हो, वो कैसे उसका रेस्पेक्ट करे, कैसे हम ना पहुँचाएं, ये था। और अगर फर्टिनिटी नहीं होगा लोगों के बीच में ना, ये इक्वालिटी लिबर्टी ये किसी काम का नहीं है। मतलब आपके पास अगर ब्रदरहुड नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि दूसरा अगर कुछ काम कर रहा है तो आप जाके उसको टोकोगे, उसको हार्म करोगे, तो क्या होगा, उसके पास लिबर्टी हो या इक्वालिटी हो या फ्रीडम हो, क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो लोगों के बीच में ना फर्टिनिटी होना चाहिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, जैसे कि मोबिलिटी। अगर एक आइडियल सोसाइटी ना क्रिएट करना है तो लोगों के बीच में ना एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कुछ भी चेंज करना है सोसाइटी पे तो लोग उसमें राजी हो जाए, ना कि एक स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स के वगैरह रहे, कास्ट सिस्टम को ही हटाने से मना कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग इसमें ना एक इंटरेस्ट आना चाहिए, एक कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पे कि वो लोग पार्टिसिपेट कर सके, एक दूसरे के इक्वालिटी, एक दूसरे के फ्रीडम को वो लोग प्रमोट कर सके। और एक आइडियल सोसाइटी के लिए ना एक डेमोक्रेसी की भी बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस वगैरह हो सके। और उन्होंने ये सब कुछ अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा था। और वो ये चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम वगैरह है उसका कैसे एबोलिशन हो, मतलब उसको कैसे हटा दिया जाए, कैसे स्टेट का सोशलिज्म बढ़े, मतलब स्टेट इंश्योर करे कि सारे लोगों के बीच में कैसे रिसोर्सेज वगैरह, कैसे अपॉर्चुनिटी उनको मिले, उसको कैसे बेसिक सर्विस वगैरह मिले, कोई हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड वगैरह बनना है उनके वहाँ पे बन जाए, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, ये सब कुछ कैसे उनको अच्छे से मिल सके, ये सब कुछ उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा था। डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ अम्बेडकर ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता क्या था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना एक सिस्टम है गवर्नमेंट की, जहाँ पे ना लोग अपने लीडर को खुद ही चुनते थे। बेस्ड होता था प्रिंसिपल जैसे कि इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे। मतलब वो लोगों के नीड्स को देखते थे और उसको सॉल्व करते थे। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता था, अम्बेडकर के व्यू पे ये था कि वहाँ पे ना हेरिडिटी रूल वगैरह नहीं चलना चाहिए। हेरिडिटी वगैरह मतलब आपके अगर पिता हो गए प्रेसिडेंट तो उसके बाद आप हो गए, उसके बाद आपके बच्चे, ऐसे नहीं चलना चाहिए। लोग वहाँ पे ना लीडर को चुनेंगे, खुद खुद ही इलेक्ट करेंगे, वो वही चाहते थे। और रूल ऑफ लॉ वगैरह हो, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव आप जिसको चुने होंगे, जिसको इलेक्ट किए होंगे, मतलब वोट दे हैं एमएलए वगैरह के लिए, एमएलए वगैरह से कोई भी पीएम होगा, सीएम होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो आपके खुद के रिप्रेजेंटेशन होंगे, तो वो आपके लिए ही लॉ बनाएंगे। आपके क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उसको वो लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास अकाउंटेबल रहेंगे क्योंकि आपने ही उनको जिताया है। अकाउंटेबल मतलब अपने खुद के काम के लिए, खुद के एक्शन के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। अगर किसी रोड या बिल्डिंग वगैरह का पैसे आया है हमारे यहाँ पे बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कितना पैसा लगा, कितना पैसे का काम हो गया, कितना पैसा रह गया, ये सब कुछ डिटेल्स देंगे। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे कि उनका अगर रोड बनाते बनाते वो अगर टूट गया तो उसका वो भरपाई करेंगे। वो ये भी चाहते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हो तो उसमें ना एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए, जो कि इंश्योर करेगा कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। मतलब वो अगर कुछ गलत काम करे तो अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा ना, तो वो देखेगा और उसको अपोज करेगा कि नहीं तुमने ये गलत किया है, तुमने वो गलत किया है। तो फेयर इलेक्शन भी होना चाहिए, मतलब जो सीएम पीएम वगैरह है उनको अगर कुछ पावर मिला है तो फेयर ही इलेक्शन पे ही उनको जीतना चाहिए ना कि ऐसे कि कुछ गलत किए, कुछ गड़बड़ वगैरह की, उनका वोटिंग बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे सोशली डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में भी अम्बेडकर जी ने बताया है। सोशली डेमोक्रेसी पे क्या होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा लोगों को, राइट्स मिलेगा इक्वली लोगों को। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पे क्या होगा कि लोगों के पास ना रिसोर्सेज वगैरह कैसे पहुंच पाए आसानी से,
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे वही होगा। तो ये था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर आते हैं क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ आम्बेडकर ऑन जेंडर इक्वालिटी। ये मैंने करवा रखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगी। फिर आएगा क्वेश्चन 5, डिस्कस आम्बेडकर स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब आम्बेडकर जी ने क्या स्ट्रगल किया था सोशल जस्टिस के लिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। मतलब वो चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, लेटर ऑन वो लोग जो शेड्यूल कास्ट हो गए, मतलब एससी वगैरह हो गए, वो चाहते थे कि उनके लिए ना एक लेजिस्लेटिव काउंसलिंग होना चाहिए, उनके खुद के पॉपुलेशन के लिए एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ताकि उनका खुद का एक आदमी आगे आ सके और उनका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वो लोग ये चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि कैसे एजुकेशन को वो एम्फेसाइज कर सके डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के बीच में, वुमेन वगैरह के लोगों के बीच में, कि वो लोग एम्पावर हो सके, स्ट्रांग हो सके, कैसे जॉब वगैरह लोगों को मिल सके, सर्विस वगैरह वो लोग कर सके, पुलिस मिलिट्री ये वगैरह पे वो लोग काम कर सके। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबल लोग होते थे जो, उसको कैसे वो, मतलब कास्ट सिस्टम को ही वो हटाना चाहते थे। डिप्रेस्ड क्लास के लोग कैसे जो एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे उसको कैसे वो हटा दे के बारे में उन्होंने बोला था। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 4 जनवरी 1931 पे। उन्होंने वहाँ पे डिमांड किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डिप्रेस्ड क्लास के लोग कैसे आगे आ सके। फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में वहाँ पे बताया था उन्होंने। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला स्टोरी था ना, मैंने ये सब कुछ बता रखा है प्रीवियस के वीडियो पे, आप वही देख लेना। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वगैरह हो, वहाँ पे ना उनके लिए, मतलब एसटी एससी लोगों के लिए रिजर्वेशन सीट किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग पे हो, लोकसभा पे हो, सारे जगह पे कैसे एसटी एससी लोगों को सीट दिया जाए, वो कैसे उनको पावरफुल पोजीशन पे लाया जाए ताकि उनका डिप्रेस्ड क्लास आगे जा सके, उसके बारे में उन्होंने बोला था। डिप्रेस्ड क्लास को कैसे राइट दिया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट किया जाए, इसके बारे में उन्होंने बोला था। फिर आते हैं क्वेश्चन 6, ये मैंने करा रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, लिंक नीचे दे दूँगी। और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे प्रीवियस ईयर के वीडियो मिल सके, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन 7, एग्जामिन आम्बेडकर व्यू ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ रूपी। मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी बता रखा है प्रीवियस ईयर के वीडियो पे, वो भी क्वेश्चन था, वो भी आप देख लीजिएगा। मतलब बेसिकली अंबेडकर जी ना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रूपी प्रॉब्लम, इसके बारे में क्यों बोले थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वो इकोनॉमिक्स थे, फेमस इकोनॉमिक्स, जो कि बाहर से स्टडी करके आए थे। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इनके बारे में बोले थे। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि एक सिस्टम जहाँ पे कि कंट्री का मनी डायरेक्टली लिंक होगा गोल्ड के साथ। मतलब हमें अगर कुछ मनी चाहिए तो उसके एक्सचेंज पे हमें गोल्ड देना होगा, फिर हम मनी पा सकते हैं। और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे क्या होता है कि एक सिस्टम जहाँ पे कंट्री की मनी दूसरे कंट्री के मनी के साथ लिंक्ड हो, और वहाँ पे भी एक्सचेंज किया जाता है गोल्ड का। बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अम्बेडकर जी ना गोल्ड स्टैंडर्ड को ज़्यादा प्रीफर करते थे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड से। और वो ये भी चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो कि मैनेज करे फाइनेंशियल अफेयर वगैरह हो गया, जो बाद में कि आरबीआई हो गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था प्राइस स्टेबल रहने पे। मतलब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस करना है तो प्राइस का स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। रुपये के वैल्यू कैसे गिर रहा है नीचे, कैसे उसको ऊपर ला जा सके, उसके बारे में भी बोला था। मतलब रुपये गिरने का कुछ प्रॉब्लम बताया था, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड। तब वो बोलते थे कि हम जो गोल्ड सिल्वर कॉइन्स वगैरह होते थे उसको हम लीगल टेंडर पे यूज करते थे, तो वो एक इशू था, उन्होंने वही बोला। फिर आएगा इनइलास्टिक करेंसी, उसके बारे में भी उन्होंने बोला था कि जो करेंसी है वो ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा तो वैल्यू फ्लक्चुएशन होगा, तो उन्होंने उनके बारे में भी बोला था। और एक लिमिटेड ना एनकैसेबिलिटी भी होना चाहिए। मतलब जो पेपर करेंसी है वो ना यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ था, इसीलिए हमें ट्रेड पे डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो वो चाहते थे कि कैश ना यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, पेपर करेंसी वगैरह। इरेगुलर मनी सप्लाई जो होता था, मतलब पैसे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एक ट्रेड, एक कॉमर्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और इसका सॉल्यूशन था, मतलब जो रूपी का प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बोला था कि हमें ना रूपी को स्टेबलाइज करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और हमें ना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि रूपी का वैल्यू बढ़ सके। और गवर्नमेंट को ना डेफिसिट टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन करना चाहिए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे वो मेंटेन कर सके उसके बारे में भी उन्होंने बोला था। तो मैंने शॉर्ट वे पे बता दिया, आप ये सब कुछ देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8,
डिस्कस अम्बेडकर आइडिया ऑफ नेशन विथ रेफरेंस टू इंडिया। मतलब अम्बेडकर जी के हिसाब से एक नेशन कैसा होना चाहिए, ये कहते कि व्हाई इंडिया इज नॉट ए नेशन, मतलब इंडिया क्यों नेशन नहीं है, उसके बारे में उन्होंने बोला था कि डाइवर्सिटी हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, जो कि पीपल को ना यूनाइटेड होने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। कास्ट सिस्टम की वजह से सोशियली इकोनॉमिकली इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है। उन्होंने ये बोला था लैक ऑफ यूनिटी है इंडिया पे, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि यूनिटी को चैलेंज कर रही है। अगर इतने डिफरेंस ही आएगा लोगों के बीच में तो उनका इंटरेस्ट भी डिफरेंट ही होगा ना, तो उनके पास ना एक नेशनल गोल या कॉमन गोल वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वो ये चाहते थे कि लोगों के बीच में ना फर्स्ट कैसे इक्वालिटी लाया जा सके। अगर इक्वालिटी होगा तो नेशनल बिल्डिंग पे सोशियली इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी को कैसे हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। लोगों के बीच में लिबर्टी होना चाहिए ताकि उनके पास खुद का इंडिविजुअल फ्रीडम हो। लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी होना चाहिए ताकि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड आए, सिटीजन लोग एक साथ काम कर सके, कोऑपरेटिव वे पे वो लोग आगे अपने नेशन को ले सके। उसके बारे में उन्होंने बोला था। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वगैरह थे जैसे कि सोशियली इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव वगैरह, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वगैरह थे। और जो मार्जिनल ग्रुप वगैरह थे उनका कैसे, मतलब दलित वुमेन वगैरह हो गए, कि शूद्र वगैरह को कैसे आगे ले सके, उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, कि गवर्नेंस के डिसीजन मेकिंग पे पार्टिसिपेट कर सके, इसके सारे बारे में उन्होंने बताया था। ये भी बताए थे कि जैसे दलित वगैरह हो गए उनका खुद का एक सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी वगैरह होना चाहिए। जो मुस्लिम वगैरह भी थे उनके बारे में भी बताया था। उन्होंने बोला था कि हिंदू मुस्लिम वगैरह जो चल रहा है ना उसको छोड़ दो। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये दोनों को बोला था कि कैसे वो लोग एकजुट हो सके और कैसे यूनिटी को क्रिएट कर सके, यूनिटी आगे ले सके, उनके बारे में बोला था। और जो हिंदू वुमेन वगैरह जो होते थे उनको कैसे ना डिग्निफाइड किया जा सके, उनको कैसे इक्वल स्टेटस दिया जा सके, उनको कैसे राइट्स वगैरह दिया जा सके, प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन, डाउरी वगैरह कैसे रोका जाए, उनको कैसे डाइवोर्स राइट दिया जा सके, उसके बारे में उन्होंने बोला था। और उन्होंने ना फ्यूचर इंडियन नेशन के बारे में भी बोला था। और मैंने ये जो कुछ भी बोला ना ये सब कुछ ना नेशन बिल्डिंग के स्कीम वगैरह थे। मतलब जो दलित वगैरह के बारे में बोला, मुस्लिम के बारे में बोला, वुमेन लोगों के बारे में बोला, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोला, ये सब कुछ मैंने शॉर्टली बता दिया है। तो अब हम फ्यूचर ऑफ द इंडियन नेशन के बारे में भी देख लेते हैं। सब कुछ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो सके। मतलब इसमें क्या था कि सेल्फ इंट्रोसेप्शन, मतलब इंडियन के जो नीड है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए के बारे में बताया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वगैरह जो है उसके बारे में फ्यूचर नेशन पे बताया गया था कि हीरो वर्शिप, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, मतलब पावर ना किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, पावर ना पब्लिक के पास होना चाहिए, पीपल के पास होना चाहिए ताकि उनका नीड वो खुद ही फुलफिल कर सके, वो खुद ही एक रिप्रेजेंटेशन चुने, इलेक्ट करे जो कि उनके लिए काम करेगा। ये सब कुछ उन्होंने बोला था। उन्होंने सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के बारे में भी बोला था। और गवर्नमेंट जो हो फॉर द पीपल हो, पीपल के इंटरेस्ट, पीपल के नीड, जो मार्जिनलाइज सेक्शन वगैरह थे उनके सारे इंटरेस्ट को वो लोग देख पाए। तो ये भी सब कुछ बता दिया। तो दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर है ही नहीं तो हमारा ये ख़त्म हो गया दिसंबर 23 के क्वेश्चन। तो मैंने कम से कम 2-3 वीडियो तो बना रखा है प्रीवियस ईयर पे, आप लोग वो देख लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्त लोगों को भी शेयर कर दो, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। और बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।